बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से वो चीफ़ जस्टिस बने तो उनकी बहुत ग्रिप थी। और उनकी ग्रिप इसलिए थी कि उस वक्त वो बहुत तगड़े थे और इतने तगड़े थे कि उन्होंने ज़ाहिर है उनके साथ सब इदारे उनको सपोर्ट कर रहे थे, हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी अक्सरियत थी और ऐसी अक्सरियत थी कि वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता था। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने जो ख़ुद उनके जो हामी रहे हैं सहाफ़ी, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुक़्तदरा को कहा कि मुझे 2 जजेस का इस्तीफ़ा चाहिए, अगर आप मुझे ये इस्तीफ़ा ले देते हैं और आप उन जजेस के लिए इतने हालात ख़राब कर देते हैं कि वो मुसाफ़ी हो जाएँ तो फिर मैं मज़ीद आपको सर्व करूँगा। ये उनके अपने हामी रहने वाले, उनके करीब रहने वाले सहाफ़ी जब कह रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारे पास और कोई इसको हम क्यों ना उनकी बात पर यकीन करें, जो इतना क्लोज़ रहे हैं वो काजी साहब को उनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो फिर हमने देखा कि जाज़ुल एहसन साहब के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए, और उनके सबसे बड़े जराइम में से एक जुर्म मिलिट्री कोर्ट्स केस था जिसका आज तक काजी फ़ाइज़ साहब ने जो बेंच बनाया और वो बेंच आज तक फ़ैसला नहीं कर सका और 23 अक्टूबर का फ़ैसला आज तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सका। तो अब काजी साहब की बहुत ग्रिप थी और काजी साहब बहुत गरज बरस, हर एक की तौहीन करना, हर एक की तज़हीक करना, यानी मैंने कई बार देखा और इतनी तकलीफ़ होती थी देख के कि कई ऐसे वकला काजी साहब के सामने पेश होते थे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी होती थी, सफ़ेद सर के बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन काजी साहब उनकी इतनी तज़हीक करते थे कि एक दिन तो एक वकील साहब पीछे हट गए, उन्होंने कहा सर मैं नुमाइंदगी नहीं कर सकता, जिसने मुझे एंगेज किया उनकी मैं नुमाइंदगी नहीं कर सकता और मैं इस केस से अलग हो रहा हूँ। इस हद तक काजी साहब ने उनकी तज़हीक की। लेकिन फिर हमने वही काजी फ़ाइज़ साहब उनको देखा बहुत, यानी एक दिन तो वो ख़ुद से बहुत नरम मिजाजी से पेश आए, वो एक ही बार, और वो था जब उन पे कोई दबाव नहीं था। सिर्फ जिस दिन फैसल बॉर्डर साहब सामने आके खड़े हुए थे तो उस दिन मैंने काजी फ़ाइज़ साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत मुख्तलिफ पाई। यानी उस दिन काजी फ़ाइज़ साहब बिल्कुल गरज बरस नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बरहमी नहीं था, कोई मतलब बदतमीज़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से जैसे एक इंटरनेशनल लेवल का जज बिहेव करता है, वाकई एक काजी को जैसे बिहेव करना चाहिए, काजी साहब उस दिन ऐसे बिहेव कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल नहीं डांटा, कोई इधर आओ उधर आओ ये नहीं, कुछ वो नहीं किया जो काजी साहब करते थे फैसल बॉर्डर साहब के साथ। और फैसल बॉर्डर साहब बल्कि ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए, आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए नज़र आए। फिर पहली बार हमने काजी साहब को बहुत ज़्यादा बेबस पाया मुबारक सानी केस में। बहुत सेंसिटिव केस था और बहुत ज़्यादा काजी साहब के ऊपर के ख़िलाफ़ फतवे दिए जा रहे थे जो कि काजी साहब के हवाले से देखें उनके फ़ैसले पे जो तनकीद थी वो 100% दुरुस्त थी, क्योंकि काजी साहब ने ख़ुद मुबारक सानी केस की दूसरी नज़र सानी में इतराफ़ कर लिया कि उनके दोनों फ़ैसले गलत थे। 25 से 30 बार उन्होंने कहा कि मैं ख़ता का पुतला हूँ, मुझसे गलती हुई है। उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, उलमा को चैम्बर में बुलाया, सब कुछ किया काजी साहब ने। लेकिन काजी साहब जो हैं वो उस दिन बहुत डिफेंसिव पे थे। वकला ने उनके साथ जो कुछ किया उस पर काजी साहब ने जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर बरहमी नहीं किया, बल्कि मैं आपको वो पूरा बता चुका हूँ कि मौलाना साहब को देख के कह रहे थे देखिए मौलाना साहब ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आप बड़े हैं, आप इनको समझाएं, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। पहली बार हमने देखा। लेकिन उसके बाद जो नईम बुखारी साहब ने काजी साहब के साथ किया है, और अब ये लगता है कि चीज़ें और इस तरफ जाएंगी। अब जो काजी साहब का नज़र आ रहा है कि काजी साहब की रिटायरमेंट में से यानी अब 47-47 दिन रह गए हैं अब से, और उनमें से जो वर्किंग डेज़ हैं वो 33 हैं। तो 33 वर्किंग डेज़ होना ये तो मतलब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ना, 33 कितने होते हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो ये तो बस गिने चुने दिन जो हैं वो रह गए हैं। और अब पहले ये भी था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उनके साथ थी, अब उनके पास अक्सरियत नहीं रही। फुल कोर्ट में आपने देख लिया 8 जजेस जो हैं उन्होंने काजी साहब से इख्तलाफ किया और वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बन गया। उन 8 के बाद जो है वो 13 रुकनी बेंच था, उसमें सिर्फ काजी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक जज थे और वो थे जमाल खान मुदख्खिल साहब। तो ये बहुत बड़ी एक काजी साहब के लिए शिकस्त थी। फिर आपने देखा कि 2-3 बेंचेस बनाने के मामले में काजी साहब को अक़लियत में जाना पड़ा। जब 2-1 से फैसले हुए इसमें 2-1 से फैसले हुए अक़लियत में, जब कमेटी में एक अरशद शीफ साहब वाला केस था, 1-2 और केसेस थे, वहाँ पे भी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी 2 की अक्सरियत से फैसला हुआ और काजी साहब डेसेंट में चले गए। नून लीग की नज़रसानी वाले मामले में भी और 63A वाले मामले में भी, इन तमाम मामलात में काजी साहब जो हैं वो डेसेंट में चले गए और फ़ैसला 2 जजेस ने कर दिया। तो फिर एक बात थी कि काजी साहब की एक्सटेंशन एक वो भी खौफ था, लेकिन अब वो भी जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं तो मुश्किल होता चला जा रहा है। तो पहले ज़रा आप सुन ही चुके होंगे, हमारे जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बताया था कि नईम बुखारी साहब ने क्या किया था। नईम बुखारी साहब ने काजी साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आवाज़ नीची रखो, ठीक है,
अगर आप ये समझते हैं कि आप ऊंची आवाज़ करके और मुझे डरा लेंगे तो मैं आपके खौफ में नहीं आऊँगा, और बड़ी दबंग उन्होंने जो कमर अदालत में दोस्त हमारे बताते हैं, और उन्होंने कहा कैसे उसके पास डिफेंसिव पे चले गए, कैसे बहुत डिस्टर्ब हुए। पहली बार किसी ने इस तरह से एग्रेसिवली, यानी देखें वो मुबारक सानी केस में तो हमने देखा मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने बहुत आड़े हाथों लिया काजी साहब को, यंग वकला ने बहुत आड़े हाथों लिया, लेकिन इस तरह से किसी वकील ने जो है वो बड़ा हैरान कुन है काजी साहब को जब एग्रेसिव हुए नईम बुखारी साहब। अच्छा, वो नईम बुखारी साहब इसलिए भी एग्रेसिव हुए उस दिन कि उनके बेटे आए हुए थे पहली बार और सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, और उन्होंने बताया भी सही काजी साहब को कि मेरा बेटा आया हुआ है, ताकि काजी साहब थोड़ा सा, काजी साहब को कर्टेसी दिखानी चाहिए। हमारे बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है कर्टेसी दिखानी चाहिए थी कि उनके बेटे बार लॉ करके आए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो काजी साहब को नहीं वो करना चाहिए था जो वो करते हैं। लेकिन काजी साहब को ना नईम बुखारी साहब को कासिम सूरी वाले केस में भी, और काजी साहब बहुत आड़े हाथों लेते हैं नईम बुखारी साहब को। हर वो वकील जो इमरान खान का वकील रहा है उसको काजी साहब उसके बाद बहुत मिसबिहेव करते हैं, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत सख्ती से पेश आते हैं जो भी वकील हो। तो नईम बुखारी साहब को पहले भी वो तंज करते रहे, छेड़छाड़ करते रहे, वो इग्नोर करते रहे। फिर जब उन्होंने वो ला मुल्ताना का और इसका केस था, ला मुल्ताना और ये ऊपर जो नेशनल पार्क है इसका केस था, तो उन्होंने ला मुल्ताना का कहा कि उनके जो 17% शेयर होल्डर वाले थे वो आपके सामने थे, जो अक्सरियत शेयर होल्डर रखते हैं वो आपके सामने नहीं थे। और फिर उन्होंने जब FIA का जिक्र किया कि FIA ने एक इंक्वायरी की और उन्होंने बताया कि कोई मुनाल और इनकी कोई क्रिमिनल उसमें नहीं है, कोई भी इस तरह का मामला, तो उस पर काजी साहब ने कहा कि FIA का क्या ताल्लुक है, आर यू सीरियस कि FIA केस में क्या ताल्लुक है। तो फिर नईम बुखारी साहब ने कहा कि इस मुल्क में बहुत से ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिनका उस काम से कोई ताल्लुक नहीं था। 1954 आपके सामने, उस पर काजी साहब बरहम हुए थे और कहा था कि हमारे पैदाइश से पहले के जो मामला हैं उसका हमें इल्ज़ाम मत दें और ये वो सारा कुछ। उस पर उन्होंने कहा कि आप आवाज़ नीची रखें, आवाज़ नीची रखें, आप ऊंची आवाज़ करके और मुझे नहीं डरा सकेंगे। और मतलब उन्होंने कहा आपने खुद भुट्टो के केस में लिखा हुआ है फैसले में कि अदलिया ने बहुत सी गलतियां की हैं। तो फिर काजी साहब जो है वो बैक फुट पे चले गए और उन्होंने क्लियर कहा नईम बुखारी साहब ने कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अब जब ये नज़र आ रहा है कि ना काजी साहब की एक्सटेंशन होती हुई नज़र आ रही है और सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत भी उनके साथ नहीं है, और उस तरह से अब एक वकील को यह भी है कि अगर मेरे साथ कोई काजी साहब जो है वो कोई मेरा लाइसेंस मुअत्तल कर देते हैं तो काजी साहब तो आप जा रहे हैं तो उसके बाद मंसूर अली शाह साहब से बहाल करवा लेंगे। तो अब मुझे लगता है कि कमरा अदालत के हालात बहुत ख़राब होंगे, बहुत शदीद ख़राब होंगे, बहुत तसादुम की सूरत हाल होगी। देखें, दो ही चीज़ें हैं, या काजी फ़ायज़ साहब को अपना कंडक्ट ठीक करना पड़ेगा बड़े हम्बल अंदाज से, आइज़ाना अंदाज से, जैसे एक काजी को होना चाहिए, जैसे एक जज को होना चाहिए, जैसे एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को होना चाहिए, या तो काजी साहब को उस तर्ज़ अमल पे, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वरना मैं ये देख रहा हूँ कि काजी साहब के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होगा, काजी साहब के साथ बहुत बदतमीज़ी होगी। और काजी साहब के साथ ये जो जज बैठे हैं ना, शाहिद बिलाल हसन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, नईम अख्तर अफगान साहब तो फिर भी मुदाखलत करेंगे और वकला को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद बिलाल हसन साहब ऐसा नहीं करेंगे। उनका मिजाज अभी तक हमने देखा वो इस तरह का नहीं है। तो आने वाले दिन जो है ना बड़े गर्मा गर्म होंगे कोर्ट रूम नंबर 1 में या अहम केसेस में, और आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका भी रवैया आप काजी साहब के साथ बहुत एग्रेसिव होगा। अच्छा, पहले वकीलों का ये था, एक खौफ था ना, मैंने आपको बताया कि काजी साहब की एक्सटेंशन हो रही है, काजी साहब लंबे अरसे के लिए हो सकते हैं, जजेज उनके साथ अक्सरियत है, हमने बाद में प्रैक्टिस भी करनी है, हमारे लाइसेंस मुअत्तल ना कर दें, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब मतलब जैसे जैसे काजी साहब के रिटायरमेंट के दिन करीब आते चले जाएंगे वो और कमज़ोर होते चले जाएंगे। और ये फिर मकाफात अमल भी है। काजी साहब ने जो भी बंदयाल साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाले वकील थे उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, एजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ जो वकील थे उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में एजाजुल हसन साहब पर बहुत अटैक किया एक मकरूह किरदार ने, एक नीच किरदार ने। तो काजी साहब ने इल्ज़ाम ये लगता है कि काजी साहब ने उनको बाकायदा बिस्किट पेश किए, उनको चाय पेश करवाई और बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो एक पूरी रैली लेकर आए थे और बंदयाल साहब को गालियां दी गई थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब को इतना प्रोटोकॉल दिया काजी साहब ने कि अपने सेक्रेटरी को भेजा कि गाड़ी से उतरते ही मौलाना साहब को जो है वो लेके आए। काजी साहब का बस नहीं चला कि रेड कारपेट बिछवा देते उनके लिए। ये भी एक तरह का रेड कारपेट था कि उनको गेट से, गाड़ी के दरवाजे से उनको रिसीव किया, उनको अपने चैम्बर में बिठाया, चाय शाय भी पिलाई होगी, शायद कोई हलवा शलवा भी खिलाया हो। तो ये सारी चीज़, और फिर उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला भी दिया मुबारक सानी केस में, जो कि दुरुस्त फ़ैसला है। मैं उस फैसले को सपोर्ट करता हूँ और मैं काजी साहब के 2 पिछले फ़ैसलों की मुखालफत करता हूँ, लेकिन जिस अंदाज़ में काजी साहब ने ये फ़ैसला किया वो अंदाज़ दुरुस्त नहीं था। तो इसलिए ये लगता है कि आने वाले दिन कमरा अदालत में बहुत गर्मा गर्म है और अगले 35 वर्किंग डेज़ जो हैं वो काजी साहब के लिए ऐसे ही है जैसे एक तेज़ धारी जो एक वो होती है, एक तेज़ धारी तलवार तो
बदतमीज़ी और बदतहजीबी और सख्ती की और बरहमी की उनके सर पर लटकती रहेगी। लेकिन बड़ा एक बारीक रास्ता है जिस पे काजी साहब को अगले 33 दिन जो है वो चलना है। और लगता है कि अब कमरे अदालत से बड़ी बड़ी खबरें आएंगी अगर काजी साहब ने अपना तर्ज अमल जो है वो ना बदला और उसी तरह से काजी साहब ने सख्तियाँ की, इज़हार बरहमियाँ की और जो काजी साहब करते हैं जो उनका मिजाज है। तो आने वाले दिन बड़े गर्मा गर्म होने वाले हैं। अभी हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। अलकादर ट्रस्ट केस की तो नहीं आज समाअत थी, आज तोशाखाना केस के अंदर जो बेल्स फाइल की गई थी उनके ऊपर समाअत थी। समाअत कल तक मुलतवी हुई है। आपको कहना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया। खान साहब के सामने भी ये बात डिस्कस की गई। अभी हमारी उनके साथ, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे, हाई कोर्ट में थे, मिशाल साहिबा या दीगर हमारी लीगल टीम वो पहले की आई थी, बातचीत भी की खान साहब ने मीडिया से। तो जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया है, हुकूमत की जो अपील थी, इंटर कोर्ट अपील फ़ाइल की गई थी, वो एक्सेप्ट की गई है। यानी कि जो नैब तरामीम की गई थी जिसमें ये जरदारी और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, ये जितना ख़ानदान है जिन्होंने करप्शन की थी, जिन्होंने आज तक रसीदें जो हैं वो कौम को नहीं दी, लूट मार की थी, नैब तरामीम के ज़रिए इन्होंने वो तमाम केसेस ख़त्म करवाए थे। तो उस पर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये मुल्क का पैसा है, लूटा गया है और तरामीम जो हैं वो बिल्कुल गैर आइनी है। वो तरामीम तमाम कलदम करार दी गई थी। उसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील हुकूमत ने फ़ाइल की थी। उनकी अपील जो है एक्सेप्ट हुई है हुकूमत की। अच्छा, इसमें बात यह है कि अगर ये हम आज से पहले भी कह रहे थे कि अपील अगर एक्सेप्ट होती है तो डेफिनेटली नवाज़ शरीफ और जरदारी और इन तमाम लोगों के मुकदमात जो दोबारा रेफरेंस दायर किए गए थे वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो खान साहब या बीबी साहबा के ऊपर मुकदमात हैं नैब के हवाले से, वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन खान साहब ने मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए, खान साहब ने इस आवाम के इंटरेस्ट को देखते हुए कि हमारे मुल्क में ये लूट मार, आवाम का पैसा जो है लूटा जाता है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं केस, बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ केस चलते रहें, मैं फेस करूँगा, क्योंकि झूठे केसेस हैं, सब सारी दुनिया को पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊँ और वो केस लड़ते रहे। कल रात भी ये बात चल रही थी कि अगर खान साहब केस हारते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये केसेस ख़त्म होंगे। लेकिन खान साहब ने एक लम्हा भी ये नहीं कहा कि इस केस को वापस लूँगा या इस केस से पीछे हटूँगा। तो खान साहब ने तो साबित कर दिया कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, वो हक़ के साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है, मैं ये समझता हूँ कि जो रसीदें हम मांगते थे कि आप रसीदें दे दें, रिकॉर्ड दे दें, उसके ऊपर जो आज फ़ैसला दिया है, आज काजी साहब ने या तमाम जो वहाँ पर बैठे हुए थे जजेस जिन्होंने फ़ैसला दिया है, उनको दोबारा जो है क्लीन चिट दे दी है कि इनसे अब रसीदों का हिसाब भी कोई ना पूछे। जहाँ तक केसेस की बात है खान साहब और बीबी साहबा के, तो बीबी साहबा सिर्फ एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं, वो है तोशाखाना। तो फिल फॉर 1 मिनट के अंदर जो है उन्हें रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई। अब ये केस क्यों चल रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, आज अदालत में भी ये बताया गया, तो फिर ये केस क्यों चल रहे हैं? ये केसेस जो हैं ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, जो हुकूमत की अपील एक्सेप्ट हुई है, उसमें जो काबीना के फ़ैसले होते हैं उससे भी असना जो है वो तरमीम के अंदर डाली गई थी और 50 करोड़ से जो नीचे के केसेस होंगे वो भी, उसकी भी एग्जम्पशन जो है वो की गई थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब तो केस ये चल ही नहीं सकते, लेकिन केस फ़िलहाल चल रहे हैं। कल पर समाअत मुलतवी हुई है, लेकिन खान साहब ने कहा है कि जिन्होंने ये झूठे केसेस बनाए, चाहे वो चेयरमैन नैब हो, जो भी इसके अंदर शामिल हो, तो खान साहब ने आज कहा है कि मैं उनके ख़िलाफ़ इन झूठे केसेस के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखता हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ केसेस करूँगा। नंबर 2 बात यह है कि खान साहब ने जलसे के हवाले से बात की है, क्योंकि मैं 2 ये बातें आपके सामने करके, बाकी खान साहब ने मीडिया के साथ बात की और वो काफ़ी उनका मौक़िफ़ आ चुका है। तो मैं जो है मिशाल को और 30 सेकंड, आधा मिनट या मिनट जो है ये इन्होंने आखिर पे कमेंट देने हैं। नादिया खटक मेरे साथ खड़ी हैं। तो खान साहब ने जलसे के हवाले से बात की है। खान साहब ने कहा है कि कौम जैसे 8 फरवरी को निकली, कौम जैसे कप्तान इमरान खान साहब ने कॉल दी हमेशा निकली, कौम
जब भी मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ दी गई, जमहूरियत के ऊपर जो डाका डाला गया है उस डाके के खिलाफ आवाज़ दी गई, जो अदलिया की आज़ादी के लिए कॉल दी गई, हर कॉल के ऊपर आवाम निकली है। तो आवाम 8 तारीख को, जैसे 8 फरवरी को निकली, 8 तारीख को निकले, इस जलसे को कामयाब करें। और जलसे को कामयाब करना आप सबके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि आज इमरान खान जेल में पड़ा है तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पड़ा है। आज बीबी साहबा पड़ी हैं, दीगर लीडरान पड़े हैं या वर्कर पड़े हैं, तो वो आपकी खातिर अंदर पड़े हैं। तो हकीकी आज़ादी के लिए आपको 8 फरवरी को निकलना है। और मैं आपके सामने ये बात भी रख दूं कि कल हमें NOC दी गई है, लेकिन एक जगह से एंट्री का हमें ऑप्शन दिया गया है। वो जो AWT इंटरचेंज है मोटरवे के ऊपर, अगर KP से कोई काफ़िला आएगा, सिंध से कोई काफ़िला आएगा, पंजाब से कोई काफ़िला आएगा, कोई मरी से लोग आएंगे या GT रोड से आएंगे, तो वो सारे रवात के रास्ते यहाँ मोटरवे के ऊपर चढ़कर और उस इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, सिर्फ एक रास्ता। और अगर आगे सिंगल रोड है तो सिर्फ इसलिए कि इनका जलसा जो है वो कामयाब ना हो। और दूसरी तरफ रुकावटें डाली जा रही हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो डाका डाला गया है 8 फरवरी को या जो जुल्म जबर जारी है उसके ऊपर कोई बात ना करे। इसी वजह से NOC जो है वो नहीं दी जा रही थी, लेट की जा रही थी। अब मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि खान साहब को ये कहा गया कि जनाब ये जो जलसे के हवाले से 8 फरवरी के 8 सितंबर के हवाले से ये बात की गई कि जनाब आपको मुकम्मल तौर पर 8 सितंबर को इजाज़त होगी। ये गारंटी दी गई, किसकी तरफ से दी गई आपको भी पता ही है। एस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी दी कि आपको 8 को जलसे की इजाज़त होगी। आप मुल्क के अंदर, क्योंकि उस वक्त आपने देखा कि मजहबी जमातें आई हुई थी, तो खान साहब ने पहली बात देखी कि मजहबी जमातें आई हुई हैं तो मजहबी काज है, हम इसके ऊपर नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। दूसरी बात ये बताई गई कि जनाब मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार हो जाएगा, कंटेनर बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मोटरवे बंद कर दी गई है, जो है वो आपके बंदे मारे जाएंगे। सेम दोबारा पहले 9 मई आपके ऊपर एक मलबा डाला गया है, दोबारा इसी तरह से एक झूठा आपके ऊपर बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इंतजार चाहते हैं। खान साहब ने मुल्क के इंटरेस्ट को देखते हुए, खान साहब ने कानून का साथ देते हुए, खान साहब ने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 8 फरवरी वाले हैं। खान साहब ने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन का मैसेज खान साहब ने उस दिन दिया और खान साहब ने जलसा मुलतवी किया। तो जो उस वक्त गारंटी दी गई थी, जो एश्योरेंस दी गई थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो इंश्योरेंस यही थी कि आपको किसी सूरत जो है वो हर्डल्स नहीं की जाएंगी, आपका जलसा जो है वो कामयाब किया जाएगा, आपका जलसा जो है वो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, आपको NOC मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि ये हर्डल्स फिर क्यों की जा रही हैं। इमरान खान ने तो मुल्क की खातर, इमरान खान ने तो इस्लाम की खातर, इमरान खान ने तो कानून की बालादस्ती की खातर ये जलसा मुलतवी किया। तो लिहाजा ये अब आपका फ़र्ज़ है, अगर आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और अगर आप ये समझते हैं कि आप जो हैं वो सियासी तौर पर इन्वॉल्व नहीं हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपका सियासी किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये रुकावटें हटाई जाएँ। ये जो आपने गारंटी दी थी उस गारंटी के ऊपर जो है, जो इमरान खान ने मुल्क की खातिर जो तस्लीम की थी बात, आप उस गारंटी के ऊपर अमल पैरा हों और जो लोग आ रहे हैं उनको जलसा करने दें। ये हमारा हक है जो कि आईने पाकिस्तान हमें देता है। तो मैं अब मिसाल को कहता हूँ कि वो आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 2 पैगामी